रासायनिक अपक्रियाएं को संतुलित करना क्या होता है। आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा। पिछली रासायनिक अपक्रिया में द्रव्यमान न तो उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है, ना निर्माण किया जा सकता है, ना ही उसका क्या किया जा सकता है, विनाश किया जा सकता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अपक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान और अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान लगभग क्या होता है, लगभग नहीं, बराबर होता है। तो जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम था वो क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण किया जा सकता है, ना ही उसका विनाश किया जा सकता है, लेकिन जो उत्पाद बनता है उसका कुल द्रव्यमान क्या होता है, अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के ही बराबर होता है। तो यहाँ से हम समझेंगे कि रासायनिक अपक्रिया में क्या होता है। जैसे यहाँ पर जिंक लिया, दूसरे शब्दों में हम बढ़ते चलते हैं। दूसरे शब्दों में रासायनिक अपक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है, इसलिए हमें कंगाली समीकरण की संतुलित करना आवश्यक है। क्या रासायनिक समीकरण संतुलित है? आइए समीकरण को चरणबद्ध तरीके से संतुलित करते हैं और समझते हैं। अभी क्या होता है कि जब भी कोई रासायनिक अपक्रिया होती है, कोई भी रासायनिक अपक्रिया हो, जैसे यहाँ पे एक रासायनिक अपक्रिया दी गई है, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करती है, तो वो क्या बनाती है, जिंक सल्फेट और H2O बनता है, जो एक नया यौगिक बन जाता है, एक पदार्थ बन जाता है। अब इस पूरी प्रक्रिया में क्या होता है कि इस पूरी प्रक्रिया में जिंक कितना है, अभिकारक की तरफ देखेंगे, जिंक 1 है, सल्फ़र 1 है। अब यहाँ पे हम एक एक लिख लेंगे, जिंक लिख लेंगे, सल्फ़र लिख लेंगे, H2 लिख लेंगे और यहाँ पर हम ऑक्सीजन लिख लेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 4 है, ठीक है, 4 ऑक्सीजन है, 1 जिंक है, 1 सल्फ़र है और 2 हाइड्रोजन है। जो हमारा उत्पाद बना है, उत्पाद जो बना है, यहाँ पे जिंक है, ठीक है, जिंक है, सल्फ़र है और ऑक्सीजन है। तो यहाँ जिंक 1 था तो जिंक 1 है, सल्फ़र 1 था तो 1 है, ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 4 है, अभिकारक में ऑक्सीजन कितना है, 4 है, लेकिन आप इस समय इधर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 4 है, सल्फ़र 1 है, जिंक 1 है। तो ये हमारी रासायनिक अपक्रिया क्या है, जो हमने अपक्रिया के प्रारंभ में जो हमने तत्व लिए उनके द्रव्यमान समान है, जिंक 1 है, हाइड्रोजन 1 है, और अपक्रिया के बाद भी अगर देखेंगे तो सभी तत्वों के द्रव्यमान सेम है। हाइड्रोजन 2 था, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, सल्फ़र यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे भी 1 है, ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ पे भी 4 है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई रासायनिक अपक्रिया होगी कि जब अभिकारक में जो परमाणु होंगे उनके द्रव्यमान जितने हैं उतने ही द्रव्यमान या परमाणु उत्पाद में भी बनने चाहिए, तो रासायनिक अपक्रिया हमारी क्या होगी, संतुलित होगी। जैसे हमने मैग्नीशियम लिया था, ठीक है, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ O2 के साथ अपक्रिया करा के मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 अणु हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन के 1 अणु है, तो ऑक्सीजन का 1 अणु हमें संतुलित करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 कर दें और ये 2 कर दें, तो हमारा ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 द्रव्यमान परमाणु हैं और यहाँ पे मैग्नीशियम के भी 2 परमाणु हो गए। तो कहने का मतलब कोई भी रासायनिक अपक्रिया होगी उसको हम संतुलित करेंगे, जितने अभिकारक के परमाणु द्रव्यमान होंगे उतने ही आपके उत्पाद के भी परमाणु द्रव्यमान होंगे, तभी आपका जो रासायनिक अपक्रिया है वो क्या होगी, संतुलित होगी। आइए समीकरण के तीर के निशान के दोनों तरफ तत्वों की परमाणु संख्याओं की तुलना करते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो तत्व थे क्या था, आपका जिंक था, जिंक 1 है, हाइड्रोजन 2 है, किस में, लेफ्ट हैंड साइड अपक्रिया के इस साइड, जिंक धन H2SO4
यहाँ पे हमारा लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका जिंक कितना है 1, हाइड्रोजन 2, सल्फ़र 1, ऑक्सीजन 4। और अपक्रिया होने के बाद हमारा क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया, जिंक सल्फेट बन गया। तो यहाँ पर जिंक कितना हो गया 1, हाइड्रोजन यहाँ पे H2 गैस निकल जाएगी, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, सल्फ़र कितना 1 और ऑक्सीजन कितना 4। तो इस प्रकार से हमारी जो रासायनिक अपक्रिया थी वो क्या है, संतुलित है, क्योंकि जितने परमाणु हमारे अभिकारक में थे, अभिकारक में स्टार्टिंग में थे, उतने ही क्या हैं अभिकारक के बाद भी हमारे पदार्थ हैं या एलिमेंट्स हैं। अब एक और समीकरण देखते हैं, परमाणुओं की संख्या समान है इसलिए यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो ठीक है, हमने क्या दिया, देखा कि जो परमाणु थे दोनों तरफ बराबर थे इसलिए एक रासायनिक समीकरण संतुलित है। अब आगे देखते हैं कि ये जो अपक्रिया है दूसरी अपक्रिया, अब हम इस रासायनिक अपक्रिया में देखेंगे आयरन और H2O, जो हमने क्या किया था, लोहे की कील या तसले को क्या किया था, बाहर रखा हुआ था, किसमें, नमी युक्त जगहों पर। अब वही क्या बनता है, ये देखिए क्या होता है, जो उसके ऊपर परत बनती है जिसे हम जंग कहते हैं, या फिर 3O4 बन जाता है ये अपक्रिया में। अब यहाँ पर देखेंगे कि अपक्रिया के पहले आयरन के कितने परमाणु हैं, 1, H2 हाइड्रोजन के कितने हैं, 2, आयरन के कितने हैं, 1, और ऑक्सीजन के कितने हैं, 1। यहाँ पर किसमें, अपक्रिया के बाद पहले, और अपक्रिया के बाद कितना हो गया, आयरन, आयरन 3 हो गए, हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया, और यहाँ पर आयरन के परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। तो अब हमें इसे क्या करना है, संतुलित करना है, क्योंकि रासायनिक अपक्रिया में अभी आपने पढ़ा कि कोई भी पदार्थ जो बनता है उसके द्रव्यमान क्या होते हैं, समान होते हैं, ना तो उत्पन्न किए जा सकते हैं ना नष्ट किए जाते हैं। तो इसको संतुलित करने के लिए हम चरणबद्ध तरीके से एक एक करके आगे देखेंगे। देखिए क्या करते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए और समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करते हैं। अब इस असंतुलित समीकरण को, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे ध्यान से देखिए, आयरन कितना हो गया, 3 हो गया, मतलब इसमें वृद्धि हो गई। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन 2 1 था, यहाँ पे कितना हो गया, 4 हो गया, तो ऑक्सीजन में भी वृद्धि हो गई। हाइड्रोजन समान है। अब इसको संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे कि असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की पहले सूची बनाएंगे। ठीक है, पहले क्या किया हमने, इसकी एक सूची बनाएंगे। यहाँ पर तत्व लिख दिया, आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब हमारी रासायनिक अपक्रिया के पहले जो हमने क्या किया है, रासायनिक अपक्रिया के पहले जितने परमाणु हैं, आयरन का कितना 1 है, ऑक्सीजन का 1 है, हाइड्रोजन का 2 है। अब उत्पाद बनने के बाद देखिए कि आयरन 3 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गए और यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या बढ़ कर के 4 हो गई। अब इसको संतुलित करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो रासायनिक अपक्रिया के पहले अभिकारक है उसमें बदलाव करना पड़ेगा। अब हमें क्या करना होगा कि पहले आयरन को बदलते हैं। अब सुविधा के लिए सबसे पहले अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित करते हैं, वह अभिकारक हो या उत्पाद हो। उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्वों को चुनिए। इस आधार पर हम FeO4 और ऑक्सीजन तत्व को चुनते हैं और दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं जबकि बाईं ओर केवल 1 परमाणु है। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो है ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 1 है, यहाँ पर 4 है। तो हम पहले इस बाईं ओर साइड को देखेंगे और इसको चुनेंगे। तो अब हम इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, 4 H2O कितना है, यहाँ पर H2O 1 है, तो इस H2O के पहले अगर हम 4 जोड़ देते हैं, 4, क्या करेंगे H2O में हम क्या करेंगे, संतुलित करने के लिए हम 4 से गुणा कर देंगे तो हमारा आयरन जो है वो संतुलित हो जाएगा।
अब यहाँ पे देखिए आयरन था ना, यही थी ना रासायनिक अभिक्रिया आपकी, Fe3O4 प्लस H2 निकल रहा है। अब क्रिया कैसे बन रही थी, H2O था, देन यहाँ पर Fe था, यहाँ पर हम क्या करेंगे 4 से गुणा कर देंगे, तो अभी ऑक्सीजन क्या हो गया आपका, संतुलित हो गया। 4 ऑक्सीजन यहाँ, 4 ऑक्सीजन यहाँ, ये संतुलित हो गया। अब इसको संतुलित होने के बाद हम क्या करना है, यह याद रखना है कि आवश्यक है कि परमाणु की संख्या को बराबर करने के लिए हम अभिक्रिया में शामिल तत्वों और यौगिकों के सूत्रों को नहीं बदलते हैं। जैसा कि ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हमें 4 से गुणा करके 4H2O लिख सकते हैं, लेकिन H2O4 या H2O4 ट्वाइस नहीं लिख सकते। आंशिक रूप से संतुलित समीकरण इस प्रकार होगा। समझ लीजिए कि क्या करेंगे, इसमें सिर्फ हम तत्वों के मूल संगठन को चेंज नहीं करेंगे, जो रहेगा उसको ही संतुलित करेंगे। यहाँ पर हमने 4 जोड़ दिया तो ये 4 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पर H2 कितना है 2, यहाँ पे H2 कितना हो गया 8 हो गया। तो यहाँ पर अगर हम 4 लिख देंगे तो 4H2, तो ये भी संतुलित, ये भी संतुलित, लेकिन हमारा आयरन अभी संतुलित नहीं है। आयरन क्या है 3 है। तो आयरन को संतुलित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब पहले ऑक्सीजन को संतुलित कर लेते हैं। ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हमने 4 से गुणा किया था, तो 4 जो है यहाँ पे 4H2 है, तो यहाँ पर H2O की संख्या कितनी 8। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको ऊपर दिए गए समीकरण में 8 हो जाएगा, ठीक है। इसको संतुलित कर लेंगे 4 हो जाएगा। अब समीकरण को इस प्रकार लिखेंगे 4H2O 8 हो गया। आपको समीकरण पहले भी देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए समीकरण कैसा था, H2 था, तब यहाँ पे 4 लिख देंगे तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ हमने क्या किया 4 लिखा था, तो यहाँ पे भी 8 हो गया था। तो ये समीकरण अभी हमारा क्या हो गया, 2 चीज़ें संतुलित हो गई। क्या क्या संतुलित हो गया, हमारा आयरन संतुलित हो गया और हाइड्रोजन संतुलित हो गया। अब बचा क्या है आपका आयरन Fe को संतुलित करने के लिए हमें क्या करना होगा कि Fe के पहले अगर हम 3 लगा दें, 3 से गुणा कर दें, तो ये भी क्या हो जाएगा, Fe भी हमारा संतुलित हो जाएगा, आयरन संतुलित हो जाएगा। तो ऊपर के समीकरण की जांच कीजिए तथा तीसरा तत्व चुन लीजिए जो अब तक असंतुलित है। आप पाएंगे कि केवल लोहा ही एक तत्व है जिसे संतुलित करना शेष रह गया है। प्रारंभ में आयरन 1 है, बाद में उसमें 3 हो गए, तो यहाँ पर Fe3O4 हो गया। तो इस प्रकार से हम आयरन में 3 से गुणा कर देंगे, 3 परमाणु ले लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, ये हमारा समीकरण जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, संतुलित समीकरण हो जाएगा। तो अंत में हम इस संतुलित समीकरण की जांच करेंगे और देखेंगे कि दोनों तरह के तत्वों के परमाणुओं की संख्या का बराबर है क्या। तो यहाँ पर आयरन जो था, आयरन 3 हो गया, ऑक्सीजन 8 है, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 8 है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना आपका 8 हो गया, ऑक्सीजन 4 हो गया, आयरन 3 हो गया। तो दोनों साइड हमारे क्या हो गए, परमाणुओं की संख्या समान हो गई और द्रव्यमान समान हो गए। तो हमारा ये समीकरण जो है, यह समीकरण अब संतुलित है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की इस विधि को हीट एंड ट्रायल विधि कहा जाता है, क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को हम संतुलित करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो सभी परमाणुओं में पहले सबसे बड़े परमाणु को लेंगे और उसको संतुलित करते हुए चलेंगे। तो आपने देखा कि हमारा समीकरण कैसे संतुलित हो जाता है, और इस संतुलन की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, हिट एंड रन संतुलन प्रक्रिया कहते हैं। तो अभी तक बच्चों हमने क्या क्या सीखा कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है,
और रासायनिक अपक्रियाओं को हम संतुलित कैसे करते हैं। अब देखते हैं कि जो रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं उनकी भौतिक अवस्थाएं का मतलब होता है कि वो जो पदार्थ है, जो हमने उत्पाद बनाया है, जो अपक्रिया के प्रारंभ में लिया है अभिकारक, उसकी अवस्था क्या है। पदार्थ की अवस्था आप समझते हैं, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, मुख्यतः 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, जिसे हम पढ़ते हैं। होने को तो 5 अवस्थाएं होती हैं। तो जो भौतिक अवस्था होगी, अब उसको हम संकेतों के द्वारा रासायनिक अपक्रिया में भी दिखाएंगे और उसके देखेंगे। अब क्या हुआ कि अगर ऊपर लिखे संतुलित समीकरण, जो हमारा संतुलित समीकरण क्या था, Fe, यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया, ये समीकरण जो था Fe 4H2O या Fe 3O4 4H2O, जो ये समीकरण है इसकी सावधानी से जांच कीजिए। क्या इस समीकरण में हमें अभिकारक तथा उत्पाद की भौतिक अवस्थाओं के बारे में ज्ञान होता है? इस समीकरण को उसकी भौतिक अवस्थाओं की कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, जो अपक्रिया थी उसमें हमें क्या, उसकी भौतिक अवस्था के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों और उत्पादों को रासायनिक सूत्र के साथ साथ उनकी भौतिक अवस्थाओं को भी दर्शाया जाता है। ठीक है, जब भी कोई रासायनिक अपक्रिया लिखी जाएगी उसको अच्छे से समझने के लिए हमें क्या करना होगा, उनकी भौतिक अवस्थाओं को भी हम दिखाएंगे। अभिकारकों और उत्पादों के गैस, जल, ली और ठोस अवस्थाओं को क्रमशः स्मॉल g, स्मॉल l, एक्वस मतलब जली, यस के द्वारा दर्शाया जाता है। अभिकारकों या उत्पाद जब जल में घोल के रूप में उपस्थित होते हैं तो उसे एक्वस कहते हैं। सपोज कीजिए एक्वस का मतलब क्या होता है। अब हम क्या करेंगे, कोई भी रासायनिक अपक्रिया है उसको जी, स्मॉल जी मतलब होता है गैस, यल का मतलब होता है लिक्विड, लिक्विड का मतलब जल, ठीक है, जली, और यस का मतलब होता है ठोस। ठीक है, ये ठोस, द्रव और गैस पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं, इसके द्वारा शॉर्ट फॉर्म में कोई भी रासायनिक अपक्रिया की जो अभिकारक या उत्पाद बनेंगे उसको दिखाएंगे, दर्शाया जाता है। और यहाँ पर एक चीज़ दिया गया है एक्वस। एक्वस का मतलब होता है जलीय, जलीय। अभी आप बोलेंगे कि लिक्विड तो जल है ही, लेकिन जलीय का मतलब होता है, जैसे हमने क्या किया कि शक्कर लिया और शक्कर को पानी में घोल दिया, तो ये जो शक्कर का पानी में घुलना है ये जलीय विलय, जलीय मतलब एक्वस विलयन कहा जाएगा। मतलब पानी को जब हम जल में घोलेंगे और उसके बाद रासायनिक अपक्रिया कराएंगे तो एक्वस मीडियम, मतलब इस जब भी हम कोई पदार्थ लेंगे और उसको पानी में घोला हुआ है तो उसे हम एक्वस मीडियम कहते हैं। मतलब पानी में घुले हुए पदार्थ को हम एक्वस मीडियम कहते हैं। और नहीं तो हमारा जो पदार्थ है वो ठोस तो है ही है, गैस है, लिक्विड है, इस प्रकार से हम शॉर्ट फॉर्म में प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो समीकरण था जिसे हमने संतुलित किया था, आयरन है, आयरन यस लिखा हो। यस का मतलब आयरन जब भी होगा क्या है, ये सॉलिड अवस्था में है। लोहा क्या है, सॉलिड अवस्था में है, ठोस में है। और 4H2O, 4H2O है जो हमने रिएक्शन में लिया था अपक्रिया के दौरान। वो H2O पानी क्या था, गैसियस अवस्था, मतलब भाप की अवस्था। जैसे आप समझ सकते हैं कि जब हमने लोहे को खुले में रखा, लोहे की जो कील थी या तसला था उसको खुले में रखा, खुले में रखा हुआ था तो वायुमंडल में क्या थी, नमी थी। नमी मतलब किस अवस्था में, वायुमंडल में, वो क्या है, भाप अवस्था में है। तो वो क्या है, गैसियस स्टेज है। तो गैसियस स्टेज, वही गैसियस स्टेज जब रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड, ये आयरन के ऑक्साइड के रूप में बना देती है तो ये क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। जब जंग लगता है तो आप देखते हैं लोहे पर कलर चेंज हो जाता है, पपड़ी बन जाती है, तो वो इस अवस्था में बन जाता, तो ये सॉलिड बन जाता है। और
H2 जो था हाइड्रोजन, जो ऑक्सीजन था वही रिएक्शन करता है। हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन मुक्त हो जाता है, गैस के रूप में निकल जाता है। तो यहाँ पर हमें क्या मिला कि आयरन सॉलिड है, H2O गैसीय अवस्था में है, फिर आयरन के ऑक्साइड जो बना वो क्या है, सॉलिड है, और H2 गैस है। तो रासायनिक अपक्रिया हम जब कराएंगे या जो भी रहेगी तो उसे हम उसकी अवस्था देख के पता समझ सकते हैं कि ये सॉलिड है, ये क्या है, गैस है, ये क्या है, लिक्विड है, ये क्या है, एक्वस है। तो इसी दर्शाने की प्रक्रिया को जो कहते हैं भौतिक अवस्थाओं का संकेतन कहते हैं, या भौतिक अवस्थाओं का लिखना कहते हैं रासायनिक अपक्रियाओं का। तो इस प्रकार से ध्यान से देखिए, समीकरण में H2O के साथ जी लिखा गया है, उपयोग किया गया है। यह दर्शाता है कि अपक्रिया में जो जल का उपयोग हुआ है वो किस रूप में हुआ है, भाप के रूप में हुआ है, जिसे मैंने आपको बता दिया। प्रायः हर रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था को शामिल नहीं किया जाता जब तक कि यह आवश्यक नहीं हो। ठीक है, सभी रासायनिक अपक्रियाओं को हम नहीं दिखा सकते क्योंकि बहुत सारी रासायनिक अपक्रियाएं वैसे ही हो जाती हैं सामान्य ताप दाब पर भी। तो कभी कभी अपक्रिया की परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के ऊपर, निशान के ऊपर दर्शाया जाता है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो रासायनिक अपक्रिया है, जैसे यहाँ पर 340 ATM लिखा है। अब यहाँ पे दाब, उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जब भी हम कोई रासायनिक अपक्रिया कराते हैं तो उस रासायनिक अपक्रिया की गति को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, उत्प्रेरित कर देते हैं, उसे हम उत्प्रेरक कहते हैं या उस पे उत्प्रेरक पदार्थ कहते हैं। अब दाब की बात आती है, दाब की परिभाषा तो आपने पढ़ लिया, जैसे कोई भी वस्तु है उसको हम दबा के रखें या फिर एक ऐसे बर्तन में उस अपक्रिया को कराएं। जैसे कुकर आप देख लीजिए, कुकर जब हम दाल पकाते हैं तो वो क्या है, वो एक दाब बनता है, उसके भाप से एक दाब बनता है, उसमें पक जाता है। तो उसके लिए हमें एक दाब की भी ज़रूरत हो सकती है। ताप, हम गैस को जलाते हैं, आग देते हैं तो वो ताप का काम करता है। तो रासायनिक अपक्रियाएं जो होती हैं बहुत सारी, उन सभी अपक्रियाओं के लिए हमें ताप की भी ज़रूरत होती है, दाब की भी ज़रूरत होती है और उत्प्रेरक की भी ज़रूरत होती है। तो उसको हम क्या करते हैं, इस तीर, जो तीर का निशान बना होता है उसके हम क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं, और जो रिएक्टेंट होते हैं, जो अभिकारक होते हैं, उससे हम बाईं तरफ, उत्पाद को दाईं तरफ, और अपक्रिया में उपयोग होने वाले ताप, दाब, उत्प्रेरक को हम तीर के ऊपर से लिखते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया होगा मुझे लगता है बच्चों। अब आगे देखते हैं, जैसे एक रासायनिक अपक्रिया ये है जो पौधों में होती है, क्या, खाना बनाने की प्रक्रिया। पौधे कैसे खाना बनाते हैं, हम पूछते रहते हैं ना, अब पौधे क्या खाते हैं सर, कैसे खाना बनाते हैं। तो पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं, एक्वस मीडियम में जो कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होता है उसको क्या करते हैं, लेते हैं, और H2O जो होता है वो ज़मीन के अंदर से जल को लेते हैं, और सूर्य की उपस्थिति, सूर्य का जो प्रकाश होता है वो क्लोरोफिल की उपस्थिति रहती है उसमें, किसमें, पत्तियों में। उसके साथ अपक्रिया करके वो क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, का निर्माण करते हैं। साथ ही साथ जो हमें ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और जल के 6 अणुओं का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एक कार्बन डाइऑक्साइड का अणु उन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन, एक्वस मीडियम मतलब जो वायुमंडल में आर्द्रता है उसमें से उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड लिया और जल का जड़ों से लिया, 12 अणु जो जल के होते हैं उसे लिया, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य जो है, सूर्य का प्रकाश रहता है, उसकी उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और जल का 6 अणु जल का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से पौधे जो होते हैं अपना भोजन बना को, ये समीकरण आ सकता है परीक्षा में, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि इस समीकरण को संतुलित कीजिए। सिर्फ क्या देगा आपको, CO2 धन H2O
प्लस C6H12O6, उसके बाद यहाँ पे O2 दे देंगे, यहाँ पे आपको H2O दे देंगे। तो इस सब क्रिया को आपको संतुलित करना पड़ेगा। तो इस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान से देखिए।